और आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पीएफआई बैन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि हमने पीएफआई की कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं देखी, जांच एजेंसियां किसी को भी इन्वॉल्व कर देती। उन्होंने पूछा कि मुसलमानों संग जुल्म ज्यादती करने वाले आरएसएस पर बैन क्यों नहीं लगाया गया। शफीकुर रहमान बर्क इससे पहले भी जो कार्रवाइयां हुई थी, जो रेड्स हुई थी, जो गिरफ्तारियां हुई थी, उन पर भी उन्होंने अपना विरोध जाहिर किया था। अब बैन पर भी यही कर रहे हैं। आरएसएस भी है तो आरएसएस बताओ कौन सी काम नहीं करती, तो आरएसएस पे कोई बैन लगाया इन्होंने। आरएसएस ऐसा कौन सा गलत काम करती है, आपको क्या लगता है? कौन सा ऐसा देश विरोधी काम कौन सा आरएसएस करती है? मुसलमानों को जितना नुकसान पहुंच सकता था या पहुंचा सकते हैं, मुसलमानों के खिलाफ फर्जी कार्रवाइयाँ हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कि यानी ये जो उन्होंने इंसल्ट करने की बात कही, तो उस पर भी कोई आज का एक्शन नहीं हुआ। इंसल्ट पे तो निकाल तो दिया गया पार्टी से। नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं ना। निकालने से कोई क्या फ़ायदा होता है? उनके खिलाफ क्या सज़ा हुई, क्या उनके जुर्म साबित हुआ? उनके आज तक उनको अरेस्ट नहीं हुई, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया। तो आप मानते हैं पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई जो हुई है गलत हुई? हाँ, मैं तो ये कहता हूँ मुनासिब। पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई हुई गलत हुई। एक और बड़ी खबर, बस्ती में 3 डॉक्टर्स पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। बस्ती कोतवाली में डॉक्टर्स पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। बस्ती मेडिकल कॉलेज में तैनात हैं ये तीनों डॉक्टर्स। लखनऊ की रहने वाली युवती ने इन पर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर इस बात की शिकायत की थी। गैंगरेप का आरोप और बस्ती कोतवाली में 3 डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इन तीनों की तैनाती बस्ती मेडिकल कॉलेज में है। यह बड़ी खबर बस्ती से। लखनऊ की रहने वाली युवती ने आरोप लगाए हैं तीनों डॉक्टर्स पर। मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता ने पुलिस कप्तान को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की थी और अब मामला दर्ज कर लिया गया है। यह बड़ी खबर बस्ती से। हम बहुत जल्दी आपको और डिटेल्स देंगे आरोपों के बारे में, मुकदमे के बारे में, इन तीनों डॉक्टर्स के बारे में जो कि आरोपी हैं। दर्ज हुआ है बस्ती कोतवाली में मुकदमा। तीनों डॉक्टर्स की तैनाती है बस्ती मेडिकल कॉलेज में। ये बड़ा मामला है, ये बड़ी खबर। और जो पीड़िता है, आरोप लगाने वाली युवती है, वो लखनऊ की रहने वाली है। गंभीर आरोप, गैंगरेप के आरोप तीनों डॉक्टर्स पर। पहले पीड़िता ने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया, इसके जरिए शिकायत की और उसके बाद बस्ती कोतवाली में इन तीनों ही डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बस्ती कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। सतीश, हमारे बस्ती संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सतीश, पूरा मामला बताएं। ये एक महिला है जो लखनऊ की रहने वाली है और एक डॉक्टर हैं जी। आपके पास एक बार फिर से वापस आते हैं सतीश। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बताएं। 3 डॉक्टर्स पर बस्ती में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया गया है। बस्ती कोतवाली में मुकदमे दर्ज किए गए। पीड़िता, आरोप लगाने वाली युवती लखनऊ की रहने वाली है और ये तीनों डॉक्टर्स जिन पर ये आरोप हैं और जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, ये बस्ती मेडिकल कॉलेज में तैनात हैं। ये बड़ी खबर। एसपी को पहले प्रार्थना पत्र दिया पीड़िता ने और उसके बाद मुकदमा बस्ती कोतवाली में दर्ज हुआ है। इन तीनों डॉक्टर्स के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है 3 डॉक्टर्स पर। ये तीनों डॉक्टर बस्ती मेडिकल कॉलेज में तैनात हैं। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। आगरा में कोचिंग जाते वक्त 8वीं कक्षा की छात्रा लापता हो गई। कल शाम कोचिंग के लिए घर से रवाना हुआ था। बेटे के लापता होने पर छात्र लापता हुआ है। बेटे के लापता होने से परिजन परेशान हैं। पुलिस को उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। 8वीं कक्षा में पढ़ता था ये छात्र। थाना हरिपर्वत इलाके से यह घटना सामने आई और बेटे के लापता होने से बहुत स्वाभाविक तौर पर उसके परिजन परेशान हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी है। घटना है थाना हरिपर्वत इलाके से। और आजम खां की सुरक्षा वापस लेने की खबरें और अब्दुल्ला आजम के लापता होने की खबरों के बीच आजम खां की पत्नी तजीन फातिमा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि आजम खां और अब्दुल्ला आजम फरार नहीं है।
उनका यह भी कहना है कि आजम खान फिलहाल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। 22 सितंबर से वो अस्पताल में भर्ती हैं और अब्दुल्ला उनके साथ हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान और अब्दुल्ला ने सुरक्षा वापस नहीं की है। देखिए, एक झूठा और गलत प्रचार है आजम साहब के खिलाफ। उन्होंने ना ही अपनी सिक्योरिटी वापस की है और ना ही वो फरार हैं, जैसा कि कुछ ओछी मानसिकता के लोग और जिनके आबाओ अजदाद सदियों से यहाँ की आवाम का खून चूसते आ रहे हैं, उन्होंने आजम साहब के बारे में गलत अफवाहें उड़ाना शुरू की हैं कि वो फरार हैं। ना ही वो फरार हैं, वो गंभीर रूप से बीमार हैं और सर गंगाराम अस्पताल में उनका लगातार इलाज चल रहा है। बड़ा दावा आपने देखा आजम खान की पत्नी का। और इसी बीच में एक बड़ी अपडेट रुद्रप्रयाग से हमारे पास है। पुरोहितों की नाराजगी के सामने झुकी है केदार मंदिर समिति। केदारनाथ में गर्भगृह में जाकर दर्शन करने पर सहमति बन गई है। 3 सप्ताह पहले मंदिर समिति ने गर्भगृह के भीतर जाने पर रोक लगाई थी। तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर समिति के अध्यक्ष से इस बाबत मुलाकात भी की। तो तीर्थ पुरोहितों के विरोध के आगे केदारनाथ मंदिर समिति झुकी है। 3 सप्ताह पहले मंदिर समिति ने गर्भगृह में जाने पर रोक लगाई थी। उसके बाद अध्यक्ष तीर्थ पुरोहितों ने मुलाकात की मंदिर समिति के और उनकी नाराजगी के सामने मंदिर समिति झुकी है। ये बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। केदार मंदिर समिति को झुकना पड़ा तीर्थ पुरोहितों के सामने उनकी नाराजगी के बाद और उसके जाहिर होने के बाद। रोहित डिमरी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रोहित, क्या बात थी जिसको लेकर नाराज हुए तीर्थ पुरोहित और उसके बाद केदार मंदिर समिति का इस नाराजगी के सामने आने के बाद क्या फैसला है? यदि आपको मैं बताना चाहूंगा कि केदारनाथ में जब भीड़ बढ़ी तो इस पिछले 3 सप्ताह पहले जब भीड़ बढ़ी, मौसम जब सही हुआ तो उसके बाद मंदिर समिति ने यह निर्णय लिया कि गर्भगृह के दर्शन नहीं करवाए जाएंगे। सभा मंडप के जो तीर्थयात्री हैं उन्हें भगवान केदारनाथ के 11वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए जाएंगे। पर लेकिन इस निर्णय के बाद से जो श्रद्धालु है उनमें खासा आक्रोश व्यक्त था। वो चाहते थे कि वो इतनी दूर दराज से आए हैं, दूर क्षेत्र से आए हैं, तो उनको भगवान केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए जाए। इस बात को लेकर बार बार जो तीर्थ पुरोहित समाज है वो मंदिर समिति से वार्ता कर रहा था, लेकिन उनकी बात को नहीं माना जा रहा था। आज जब मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय वहां पहुंचे तो उसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने अपना आक्रोश जताया। उनसे साफ तौर पर कहा कि केदारनाथ के मंदिर के भीतर गर्भगृह में जहां सोने की परत चढ़ाई जा रही है, ऐसे में मंदिर समिति जानबूझकर तीर्थयात्रियों को दर्शन नहीं करवा रहा है गर्भगृह दर्शन की। तो ऐसे में काफी नोकझोंक उनके बीच बढ़ गई, जिसके बाद मंदिर समिति ने यह निर्णय लिया कि जो तीर्थयात्री हैं आ रहे हैं उन्हें भी गर्भगृह के दर्शन करवाए जाए, जिसके बाद से जो तीर्थयात्री उन्हें भी काफी खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बहुत धन्यवाद रोहित डिमरी आपका। आपने बताया कि केदार मंदिर समिति झुकी है और गर्भगृह में जाने पर मंजूर हो गई है। अब तीर्थयात्री जा सकेंगे गर्भगृह में और वहां पर जाकर दर्शन भी कर पाएंगे। पीएफआई पर बैन लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि अगर सबूत के आधार पर पीएफआई पर बैन लगाया गया है तो उस साक्ष्य को सामने करना चाहिए। जहां भी देश विरोधी गतिविधि हो या आतंकवादी गतिविधि हो उस पर सरकार को कठोरतम कदम उठाना चाहिए। सपा के अधिवेशन पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन यह दावा जरूर किया कि भाजपा सत्ता से जाएगी और कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल एक होकर सरकार बनाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, पीएफआई को बैन कर दिया गया है। बीजेपी के तमाम सारे केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि लगातार आतंकी गतिविधियों में लिप्त थी, सरकार ने इसलिए निर्णय लिया। उनके पास जो भी तथ्य हो सार्वजनिक करना चाहिए। मेरा जनरल है किसी संगठन विशेष के बारे में नहीं। कोई देश के खिलाफ कार्रवाई, हिंसात्मक गतिविधियों में लिप्त हो तो चाहे ये संगठन हो चाहे भाजपा से जुड़े संगठन, सब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अब ये नहीं हो सकता किसी एक पे लगे और गोडसे समर्थकों पे ना लगे। ध्रुव सक्सेना ने क्या किया था, प्रज्ञा जी ने क्या किया था, सबके सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। तो कार्रवाई सब पर बराबर होनी चाहिए। सपा के सांसद शफीकुर रहमान बार्क, उन्होंने कार्रवाई को गलत ठहराया है। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं किस आधार पे उन्होंने गलत ठहराया। इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। हमने सबसे ज़्यादा आतंकवाद में पीड़ा सही है, इंदिरा जी को खोया है, राजीव जी को खोया है। तो मैं साफ करना चाहता हूँ, हमारा कोई समझौता आतंकवादी गतिविधियों से दूर दराज तक नहीं हो सकता।
केंद्र सरकार को ये इनपुट भी मिल जाता है कि उत्तर प्रदेश में चाहे हाथरस कांड हुआ हो, चाहे सीए एनआरसी रहा हो, पीएफआई की अहम भूमिका रही थी उसमें। निश्चित रूप से उनके पास तथ्य वो सामने रखे। सर एक आखिरी सवाल है, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आज अपना अधिवेशन कर रही है रमाबाई मैदान में, 2024 का टारगेट है, कांग्रेस पार्टी क्या मानती है कि 2024 में चुनौती दे पाएगी? क्योंकि अखिलेश ने कहा कि सिर्फ सपा चुनौती दे पाएगी बीजेपी को। मैं साफ कर दूं, भाजपा का जाना तय है और कांग्रेस के नेतृत्व में उसके साथियों का आना तय है। बिहार से ही शुरू हो गया है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यह है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, जिनका कहना है कि कांग्रेस ही नेतृत्व में आगे समाजवादी पार्टी के साथ आएगी और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कांग्रेस के नेतृत्व में आगे सरकार बनेगी। कृष्ण विपिन कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एपी गंगा, दिल्ली। इधर मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है और इसको लेकर अलीगढ़ के लोग सहमत नहीं हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के थियोलॉजी विभाग के पूर्व चेयरमैन प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद अली खान ने कहा कि सरकार बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध नहीं लगा रही, जबकि पीएफआई पर किसी भी कोर्ट में कभी कोई आरोप साबित नहीं हुआ। ये जानबूझकर नफरत की दीवार खड़ी कर रही है। पीएफआई को प्रतिबंधित करना गलत है। सरकार चूँकि कोई पब्लिक के जो मसाइल हैं, भुखमरी है, बेरोजगारी है, शिक्षा है और गंदगी है और इसके अलावा और परेशानियां हैं लोगों की, वो तो देने की पोजीशन में है नहीं। तो इसके अलावा पब्लिक को बहकाने के लिए और कौन सा रास्ता है? पीएफआई को एक हुआ बनाकर और खड़ा कर दिया। पीएफआई किसी भी अदालत से, खासकर किसी बड़ी अदालत से आज तक मुजरिम साबित नहीं हुई है और ये सरकार एक गलत खेल खेल रही है और गलत तौर पर एक हुआ पैदा कर रही है। पीएफआई पे पाबंदी लगाना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। किसी भी गैर कानूनी एक्टिविटी में पीएफआई के लोग कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहे। और पीएफआई पर लगे बैन पर सूफी इस्लामी बोर्ड ने खुशी जाहिर की है। उनके प्रवक्ता कशिश वारसी ने कहा कि हमें खुशी है कि सरकार ने इन पर कार्रवाई करते हुए पीएफआई को बैन कर दिया है। जो संगठन देश के खिलाफ युवाओं को भड़का रहे हैं, जिहाद शब्द का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, हम ऐसे संगठनों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये मेरी जंग थी, मेरे संगठन की लड़ाई थी और हम इस लड़ाई को बड़ी जिम्मेदारी से लड़ रहे हैं। काश सही इस्लाम बताया होता, सही मैसेज दिया होता, कौम के नौजवानों को गुमराह नहीं किया होता, तो आज ये बुरी दिन इन्हें देखने को नहीं मिली। हमें खुशी है कि देश की सरकार ने इनके खिलाफ कार्रवाई करी और हम ऐसे हर संगठन के खिलाफ जो इस्लाम को बदनाम करेंगे, देश के खिलाफ नौजवानों को खड़ा करेंगे, हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। पीएफआई पर 5 साल के बैन का बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने विरोध किया है। उनका कहना है कि पीएफआई सियासी तौर पर नुकसान दे सकती है, शायद इसलिए ही बैन किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद सरकार को इस बात का एहसास हो कि ये हमें सियासी तौर पर नुकसान दे सकती है पीएफआई, तो इसलिए उन्होंने इसको बैन करने का काम किया। लेकिन इस बैन करने की हम निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर किसी को अपनी बात कहने का जो जमहूरियत के दायरे इख्तियार में है, सबको मौका मिलेगा, इनको भी मौका मिलना चाहिए। इधर पीएफआई बैन पर बसपा सांसद मलूक नागर का बयान आया है। जो देश विरोधी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बीएसपी कभी कट्टरता का समर्थन नहीं करती, ये भी मलूक का कहना है। पीएफआई बैन पर बसपा सांसद मलूक नागर का बयान हाजी फजलुर रहमान के बयान से अलग जान पड़ता है। हमेशा हमारी पार्टी और कुमारी बहन मायावती हमेशा कोई कट्टर मुसलमानों की बात करे तो उसके पक्षधर कभी नहीं रहे और कट्टर कोई हिंदुओं की बात करे तो उसके पक्षधर कभी नहीं रहे। हम हमेशा देश हित और जनहित में हमेशा बोलते हैं और इसका खामियाजा पिछले विधानसभा के चुनाव में हमें बहुत बड़ा उठाना पड़ा था, पर उसकी हमने कभी परवाह नहीं की। देश हमारे लिए सबसे पहले है और देश में अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी होती है जो देश के खिलाफ जाती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बसपा के 2 सांसद 2 बयान। इधर आगरा में ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में चल रही तमाम व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आगरा विकास प्राधिकरण ने तैयारी शुरू कर दी और इसी के लिए अब एडीए ने ताजमहल के आसपास के इलाके का सर्वे करवाने के लिए टीमें गठित कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के आसपास के इलाके में व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने के निर्देश दिए थे और इसके बाद अब एडीए ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रात की नींदें गायब हैं, दिन का चैन गायब है। सुप्रीम कोर्ट का जब से ये ऑर्डर आया है कि ताजमहल से लगते हुए 500 मीटर के दायरे में कोई भी व्यवसाय गतिविधि नहीं होगी, चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, क्योंकि आजीविका का संकट है, उनके 2 वक्त की रोटी का संकट है कि किस तरह से पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ लोग यहाँ ताजमहल के पास कारोबार करते आए हैं। लेकिन अब जब कारोबार उजड़ेगा तो क्या ऑप्शन है, कैसे उनके घर का कहा जाए घर चलेगा, ये सवाल लगातार लोगों के मन में है। तमाम लोग हमारे साथ हैं इस समय में, बिल्कुल कहा जाए दक्षिणी गेट पर मौजूद हूँ। यहाँ से एग्जिट है लेकिन एंट्री नहीं है। तमाम लोग हमारे साथ हैं। ताहिरुद्दीन जी हैं, आप बताइए, आप लगातार कई पीढ़ियों से यहाँ आप कारोबार करते आए हैं, तो अब क्या लग रहा है जब से ये आपने सुना है ये ऑर्डर कि अब हमारा कारोबार शिफ्ट होगा, बंद होगा, क्या होगा आपको नहीं पता है, तो क्या मन में चल रहा है? मन में ये चल रहा है कि ना हो तो अच्छा है, और फिर रातों की नींद, दिन का चैन तो आपने कह दिया हराम हो ही चुका है, रोटी हमारी जा ही रही हैं। बहरहाल ये जो याचिका दाखिल की गई है ना, ये इसको देखा जाए ढंग के तरीके से तो ये गलत याचिका करने वाले का लगती है, क्योंकि ये 500 मीटर के दायरे में, ख़ास तौर से साउथ गेट से आप 500 मीटर देखेंगे तो कम से कम 5000 व्यवसाय होंगे। पहले जो है शोरूम वालों को बंद करने की बात हो रही है, फिर होटल बंद करने वालों की बात हो रही है, फिर जाके व्यवसाय, फिर घरों के अंदर बंद करने की बात होगी। तो मुझे ऐसा लगता है ये कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका जो दाखिल की गई है वो प्री प्लान याचिका दाखिल की गई है। बहुत बिल्कुल तुगलकी फरमान है हम लोगों के लिए, हम लोगों के सारे व्यापार हैं और सब डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। तो बताइए अब हमारे बच्चे कैसे, पालन पोषण कैसे होगा, खाएंगे पिएंगे कैसे, फिर कुछ दिन बाद ये लोग बोलेंगे अपने घर खाली करके चले जाओ। तो ये बिल्कुल हम लोग इसको नहीं मानते और इसके लिए हम आगे कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से जो भी हमें राहत मिलेगी उसके लिए प्रयास जरूर करेंगे। कई सारे लोग लगातार इस फैसले के बाद बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और उनको लग रहा है कि आखिर क्या करना चाहिए। तमाम विधिक परामर्श लिए जा रहे हैं और ऐसे में जो तमाम जो कारोबारी हैं वो एकजुट हो रहे हैं और उनका ये कहना है कि हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ की वस्तुस्थिति को समझे और कहीं ना कहीं एक तरफा ये फैसला दिया गया है, बात नहीं सुनी गई है। पहले वो ज़मीनी हकीकत को वो समझे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे। इसको लेकर तमाम जो यहाँ के कारोबारी हैं वो एकजुट हो रहे हैं और एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जल्द दाखिल करने वाले हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी। नितिन उपाध्याय की आगरा से आ रही इस रिपोर्ट के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।